आज हम लोग जो कल संसद में घटना घटी उसके बारे में और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो राइट्स ऑफ द पीपल या राइट्स ऑफ द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने के हैं, उनका हनन किस तरीके से हो रहा है और उसको बचाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला विषय जो मेरा रहेगा वो कल सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन के जो बात आई कि वो एक उनका नाम लिया गया, अधीर चौधरी जी की कोई स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी के नाम से संबोधित कर दिया और उस पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। और उस कंट्रोवर्सी के चलते कल सोनिया गांधी जब पार्लियामेंट में गई तो ऑपोजिशन के एमपीज, खासकर स्मृति ईरानी के वक्तव्य में उनका नाम कई बार लिया गया कि सोनिया गांधी जो है वो माफ़ी मांगे देश से। तो बात यहाँ आ जाती है कि अधीर चौधरी का अगर उसमें बयान है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो उन्होंने ऑलरेडी अपॉलॉजी अपनी पार्लियामेंट में दे दी थी कि मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया या अनइंटेंशनली मेरे से गलती हो गई। और इस बात को वहीं रफा दफा कर देना चाहिए था। प्रिविलेज कमेटी की एक रिपोर्ट बनाकर कोई भी थोड़ा बहुत एक्शन अगर लिया जाना था तो ले जाके उसको खत्म कर देना चाहिए था, पर उसको इतना बढ़ा चढ़ा के उसमें सोनिया गांधी पर आरोप लगाए गए कि सोनिया गांधी इस्तीफा दें या सोनिया गांधी अपोलोजाइज करें। तो ये सब चीजें जो हैं ये देश के हित में नहीं है। अब आप देखिए, सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में 22 से 26 हजार करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। अगर पार्लियामेंट इसी तरह फंक्शन करनी है तो मेरा ख्याल से जैसे हम लोग आप लोगों को संबोधन करते हैं स्ट्रीम यार्ड से या जूम से या और भी गूगल फॉर्म के गूगल मीडिया के माध्यम से, तो फिर तो पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा है वो भी इस तरीके से चलाई जा सकती है। तो इतना बड़ा सेंट्रल विस्ता में पैसा खर्च करके नई पार्लियामेंट बनाने का क्या फायदा जब लोग एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे हैं और पर्सनल व्यक्तिगत कारणों से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा पीछे हाल ही में गोवा में एक सिली सोल नाम का एक बार था जिसके पीछे जो कंपनी थी उसमें कई लोग ऐसे शामिल थे जिनका सीधा सीधा तार स्मृति ईरानी या उनके पति से जुड़ता है। और उन्होंने मकान भी एक लेके रखा हुआ है बगल में जहाँ से जिसका एड्रेस उस रजिस्ट्रेशन में है और एक मृत आदमी के नाम से उस बार का लाइसेंस रिन्यू कराया जाता है। और कई वीडियोस सामने आए जहाँ उनकी बेटी जो है उस बार को और रेस्टोरेंट को चला रही है, उसका मेन्यू भी दिखाया गया। तो उसके लिए आप पार्लियामेंट में सोनिया गांधी से कहें कि आप माफ़ी मांगिए देश से। देश की जो राष्ट्रपति हैं, अच्छा अगर राष्ट्रपति हैं और वो एक लेडी हैं तो महामहिम कह दीजिए उन्हें। राष्ट्रपति का तो खैर कोई मतलब नहीं बनता था। अधीर चौधरी जी की बहुत बड़ी एक गलती है उसमें, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस के, तो उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा विषय ये है कि उसको सोनिया गांधी जी को कहना कि आप माफ़ी मांगिए देश से, तो ये एक उसका राजनीतिकरण जो किया गया वो कहीं ना कहीं विषय बना, मुद्दा बना जो कंट्रोवर्सी का, इस बहस का। ये भी कह रहे हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की वो तो जो वहाँ की बीजेपी की एक पुरानी एमपी हैं रमा देवी, उनके पास चल के गई क्योंकि वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी में मेंबर भी हैं कि भाई मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है इस मामले में, मेरा तो कोई लेन देन नहीं, मैं तो थी भी नहीं, मैं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंक्वायरी में 2-3 दिन रही हूँ। तो अगर मेरे पीछे किसी ने नाम लिया है तो उनको कहा जाएगा, वो अपॉलॉजी दे देंगे, इसमें मेरे से माफ़ी मांगने का क्या मतलब है। तो कहते हैं स्मृति ईरानी कई अपने एमपीज के साथ वहाँ उनके साथ उन्होंने उनको घेरा और उनको इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा नहीं आप जानती नहीं मैं कौन हूँ। तो आप जानती नहीं मैं कौन हूँ वाला ये तो बहुत पुराना दिल्ली का वाकया है कि जो इम्पोर्टेंट आदमी को पुलिस वाला रोकता है या कोई उनके घर आता है तो वो कहते हैं भाई तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। तो इस तरह का वीआईपी कल्चर जिसके लिए कांग्रेस को एक्यूज किया जाता रहा इतने साल, अब वो वीआईपी कल्चर बीजेपी में भी आ गया है। वो अहंकार, वो अहम बीजेपी में भी आ गया है कि वो हर बात पे तुम कौन हो मैं जानता हूँ या मैं तुम कौन नहीं हो मैं जानता हूँ। तो इस विषय पे आपने देखा कि हाथरस में भी ऐसा एक कारनामा हुआ था कि जिसमें एक बेटी को हाथरस की रात के अंधेरे में पुलिस वालों ने उसका क्रियाक्रम कर दिया और उसके परिवार के साथ बिना बातचीत किए। और ये वीडियो आप सब लोगों ने देखा है, मैं आपको आगे चल के वो वीडियो भी दिखाऊंगा। उनसे तो तब स्मृति ईरानी चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने तो माफी नहीं मांगी, उनको माफी मांगनी चाहिए थी। अब आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के बाद मैं आपको बताता हूँ। पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? कांग्रेस में एक नौजवान मंत्री थे,
अब 50 करोड़ उसके खाते में जमा किए थे। आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये गरीब देश को ये कहां ले जाएंगे लोग? जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो में, पहले वीडियो में वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं वो कौन सी विधवा है जिनके अकाउंट में पैसा आता रहा। तो सीधा सीधा उनका इशारा सोनिया गांधी जी पे है कि कौन वो विधवा है जो पैसे लेती रही चुपचाप। मतलब इस तरीके के वक्तव्य देने, वो भी इलेक्शन में आप इस तरह की बातें बोलते हैं और कहीं ना कहीं तो वो निकल के आती हैं। और उसके बाद उन्होंने एक 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की भी बात की। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहीं उनका इशारा शशि थरूर पे था, क्योंकि उनकी वाइफ सुनंदा थरूर का डेथ हुई थी उनकी सुसाइड से, और पुलिस ने उनको क्लीन चिट भी दे दी। उसके बाद 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का क्या मतलब बनता है। और तीसरा, उन्होंने एक स्लिप ऑफ टंग था, उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह गलती से कुछ और बोल दिया। इसके लिए तो उन्होंने देश से कभी माफी नहीं मांगी, और देश में अपोजिशन पार्टीज ने उनको घेरा भी नहीं इस बात पर, उस बात को आइडिया कर दिया। फिर एक और एपिसोड उसमें जुड़ जाता है ना। तो दीदी ओ दीदी वाला, ममता बनर्जी को आप कह रहे हैं दीदी ओ दीदी। ये वीडियो 2 में देखिए। आदरणीय दीदी ओ दीदी, जैसे कि आपने इस वीडियो 2 में देखा, उन्होंने दीदी ओ दीदी की बात कही। और दीदी को दीदी मतलब एक लेडी सीएम के लिए आप इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफी नहीं मांगी। और फिर ये तीसरा वीडियो देखिए। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50। इस तीसरे वीडियो में आपने जैसे देखा कि भाइयों बहनों को वो कह रहे हैं कि आप बताइए कि ये जो 50 करोड़ की जो गर्लफ्रेंड है ये कैसे बनी। ये सीधा सीधा प्रहार जो है शशि थरूर पे किया गया, और एक मृत महिला का इसमें जिक्र है। फिर आप ये चौथा वीडियो देखिए। ये चौथा वीडियो उस समय का है जब लखीमपुर में इलेक्शन चल रहे थे पंचायत के, यूपी में। और एक बीडीसी महिला मेंबर हैं, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने गई थी और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उन पे अभद्र व्यवहार किया था, उनका साड़ी खींचने का काम किया था। और उसके बाद उस वीडियो को लेकर तमाम उन पे फिर केस दाखिल हुआ, कुछ 3-4 उसमें नामजद हुए, अरेस्ट भी हुए। तो इस तरीके की जब आप पावर इस्तेमाल करते हैं। एक और वक्तव्य उन्होंने दिया, उसमें लोकसभा में पीएम मोदी ने रेणुका चौधरी जी को ये कहा कि इनकी हंसी पे मत जाइए, इनकी हंसी तो आज वो मुझे रामायण की याद दिलाती है, जिसमें उनका इशारा सूर्पनखा की तरफ था कि आज तक किसी ने जो है वो माफी नहीं मांगी उसके लिए, स्लिप ऑफ टंग के लिए। तो ये जो इस तरीके की जो बातें हैं, ये एक बहुत ही एक भद्दा उदाहरण देती है कि हमारी सरकार में लोगों की अपेक्षा सरकार से क्या है और सरकार कैसे चलाई जा रही है। और आने वाले समय में इस पार्लियामेंट का, इस देश के संविधान का, इस देश के नागरिकों का क्या आगे होगा, ये आखिर में देखिए। मैं एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसको ध्यान से देखिए। Former BJP MLA Kuldeep Sengar has been sentenced to 10 years in jail in connection with the murder of the rape survivor's father, the rape survivor in Unnao. The court had convicted him on the charge of culpable homicide not amounting to murder. Let's go across to NDTV's Mukesh for more on this. Mukesh, take us through the details. And the father of the rape survivor had been picked up by the police after she had protested in Lucknow asking for some justice. देखिए, बिल्कुल जो उन्नाव की रेप विक्टिम है, उसके जो पिता हैं, उनको कोर्ट ने ये माना अपने फैसले में कि उनको फेक तरीके से उनको घर से पकड़ा गया। उसके बाद उन पर एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा दायर किया गया और उनकी पिटाई की गई, और ये पिटाई जो है पुलिस कस्टडी में की गई थी। इसी को लेकर ये मामला चल रहा था, जिसमें कस्टोडियल डेथ का मामला ये था। हालांकि सीबीआई ने मर्डर का केस दर्ज किया था, लेकिन कोर्ट ने जब कन्विक्शन किया था इन लोगों का कुछ दिन पहले, तो ये कहा था कि
जो एक्यूज्ड हैं उनका इरादा पीड़ित के पिता को मारने का नहीं था, लेकिन उनकी पिटाई बेरहमी से हुई। उसके बाद कुल 11 एक्यूज थे, इसमें 11 में से 7 लोगों को कन्विक्ट किया गया था, जिसमें कुलदीप सेंगर, उनके भाई अतुल, इसके अलावा जो वहाँ लोकल थाना है माखी, उसके SHO और वहाँ का एक सब इंस्पेक्टर, इन सभी को कोर्ट ने कन्विक्ट किया था। और आज कोर्ट ने जो 7 आरोपी हैं उन सभी को, उन 7 दोषियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा का ऐलान किया है, क्योंकि जो गैर जातन हत्या होती है उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल का होता है, तो 10-10 साल की सजा का ऐलान किया है। इसके अलावा कुलदीप सेंगर और उनके भाई अतुल पर कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जो कि विक्टिम फैमिली को देना होगा। तो इस तरह से कोर्ट ने 11 में से 7 एक्यूज को कन्विक्ट किया था कुछ दिन पहले, और उसके बाद इन 7 एक्यूज जो कन्विक्ट हैं इन सभी को कोर्ट ने आज 10-10 साल की जो सजा है वो सुना दी है, जिसमें 2 पुलिस वाले हैं और कुलदीप सेंगर और उनके भाई अतुल हैं और बाकी एक्यूज हैं। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने माना कि जो विक्टिम है उसके पिता को किडनैप किया गया, उनको पुलिस कस्टडी में मारा गया और उन पर एक आर्म्स एक्ट का फर्जी केस लगा दिया गया था। जी, ये उस समय का वाकया है जब 2020 में कुलदीप सेंगर पे एक रेप का इल्जाम लगा था, और वो रेप की जो विक्टिम थी, जो वो जाके उन्होंने योगी जी का दरवाजा खटखटाया, CM आवास के आगे वो जाके बैठ गई और उन्होंने कहा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो उनके पिताजी को वहाँ के लोकल थाने में चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज ने बुलाया, उन पे आर्म्स एक्ट लगा के उनकी इतनी पिटाई की कि वो बेचारे मर गए। अब इनका मारने का था या उनको डराने का था, पर उनकी तो मृत्यु हो गई। उसके बाद ये कुलदीप सेंगर जो मिनिस्टर थे योगी गवर्नमेंट में, इनको, इनके भाई को थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, 5-7 आदमी नामजद हुए 11 में से, और 10 साल की उनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट होती है दिल्ली हाईकोर्ट ने दी। अगर ये केस दिल्ली हाईकोर्ट में ना ट्रांसफर होता तो शायद कुलदीप सेंगर, क्या ये महिला उत्पीड़न का केस नहीं बनता है। एक और वीडियो सामने आया है, उस वीडियो को अगर आप देखें, इस वीडियो को आप देखें जिसमें हाथरस की बेटी, मैंने जैसा आपको मेंशन किया, कि हाथरस की बेटी को अंधेरे में, रात के अंधेरे में उनका क्रियाक्रम कर दिया गया बगैर उनकी फैमिली के परमिशन के। और ये वो हाथरस की जो बेटी है, इसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, आगे क्या कार्रवाई हुई, किसी को इसकी बात का अंदाजा नहीं है, ना इसके बारे में पता है। फिर आखिर में ये एक और वीडियो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ગુજરાતના કેબિનેટ મંત્રી પર ગંભીર આક્ષેપો થયા। કેબિનેટ પ્રધાન અર્જુનસિંહ ચૌહાણ પર શારીરિક શોષણનો આરોપ લાગ્યો છે। પૂર્વ સરપંચના પત્ની પર દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો ચકચારી આરોપ। તો સરપંચ ખેડા SP કચેરીએ અરજી કરી છે। ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ હતા ત્યારે સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો તેવું પૂર્વ સરપંચનું કહેવું છે। અર્જુનસિંહની દહેશતને કારણે મારી પત્ની ઘર છોડીને જતી રહી। એમને મારી પત્ની ઉપર બળાત્કાર બી કર્યો અને અવારનવાર બોલાવીને ગમે તે એમના મિત્રો સાથે પણ મોકલતા હતા। તમારી પત્ની શું છે, કેમના સંપર્કમાં આવેલા? એ ત્યાં મેમદાદ તાલુકા પંચાયતમાં સદસ્ય હતા, ડેલિગેટ હતા। મીટિંગોમાં જવાનું થાય અવારનવાર, ત્યારે એવા મુલાકાત થતી। જ્યારે આ ઘટના બની ત્યારે તમને કોઈ ફરિયાદ નથી કરી એમણે? મેં ના, એમને એ સમયમાં ઘટના ડર એમને હતો, મારી નાખવાની ધમકી હતી ને ડર હતો એમને, અને મને બરબાદ કરી દેવાનું ધમકી બી આપેલી એમને। તો પૂર્વ સરપંચ છે ને પૂર્વ સરપંચે જ આ કચેરી જઈને અરજી કરી છે। મંત્રી અર્જુનસિંહ દ્વારા તેમના પત્ની પર કેટલાક આરોપ लाग्या છે। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, इसमें गुजरात के ही एक मिनिस्टर हैं, उनका नाम सामने आया है। उन मिनिस्टर ने एक परिवार में एक मैरिड लेडी थी, उनका रेप केस है, और उसमें जो उनके हस्बैंड हैं उनको डराया धमकाया गया कि भैया तुम अगर इसमें ज़्यादा पूछताछ करोगे या पुलिस इंक्वायरी करवाओगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे। ये भी एक वाकया सामने आया। और गुजरात का कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है अर्जुन सिंह चौहान, और उन पर रेप एलिगेशंस लगी हैं। क्या वो बीजेपी के पार्टी फंक्शनरी नहीं है? क्या उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी जो उन्होंने कांड किया? क्या उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? तो ये सब बातें जो हैं ये बहुत एक सीरियस इशू बन जाती है।
अब स्मृति ईरानी ने एक केस दाखिल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें जवाब मांगा गया है। अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो हैं उस पर जवाब लिखित में देंगे दिल्ली हाई कोर्ट को। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे और मेरी फैमिली को जो है वो गलत एक्यूज किया गया है और उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है सिली सोल बार के बारे में। या तो तथ्य पेश करें, सच्चाई बताएं, या उस पर कार्रवाई, उन पर कार्रवाई की जाए। और जहां तक सोनिया गांधी जी का सवाल है, उनका ये कहना है, जयराम रमेश का ये कहना है कि वो रमा देवी से बात कर रही थी और टीएमसी की 2 एमपीज प्रतिमा मंडल और अपूर्वा पोदार उनके साथ थी, और पीछे से एनसीपी सुप्रिया सूले आई। जब उनपे काफी लोगों ने, वहां के लोग जो बीजेपी के एमपीज थे, मेल और फीमेल एमपीज दोनों, जब उनके ऊपर टारगेट किया, स्मृति ईरानी वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि मैंने आपका नाम लिया है, तो उन्होंने कहा आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं रमा देवी से बात कर रही हूँ। अब उसमें ये हुआ कि बीजेपी वालों का ये कहना है, उन्होंने बड़ा रूडली, निर्मला सीतारमण का कहना, उन्होंने बहुत रूडली कहा कि तुम मुझसे बात मत करो, जबकि जयराम रमेश का कहना, उन्होंने बहुत पोलाइटली बोला मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं रमा देवी से बात कर रही हूँ, जो कि एक आम साधारण सा वाक्य है। तो उन्होंने कहा क्या जानती नहीं मैं कौन? अब ये किस तरह का वार्ता है जिसमें आप कह रहे हैं कि आप जानती नहीं मैं कौन? तो इन सब बातों का संज्ञान हमको लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए देश की पार्लियामेंट अभी फंक्शन नहीं कर सकती, देश में तमाम प्रॉब्लम्स हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास बहुत काम है कि देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, देश के जितने अपोजिशन के लीडर्स हैं, उन पे इंक्वायरी होनी है, उन पे डिसअप्रोप्रिएशनेट एसेट्स का बहुत केस है, उन्होंने बहुत इलीगल मीन से प्रॉपर्टीज बना ली हैं। तो पार्लियामेंट को सस्पेंडेड एनिमेशन में कर लीजिए, थोड़े दिन सस्पेंड रहने दीजिए, 6 महीने साल इमरजेंसी घोषित इमरजेंसी तो चल ही रही है, तो उसको थोड़ा दिन और चलने दीजिए। कम से कम आपकी सीबीआई ईडी इंक्वायरी, आईटी इंक्वायरी जब कंप्लीट हो जाए तब पार्लियामेंट लगाई, ताकि आरोप प्रत्यारोप का मामला खत्म हो। इसी से रिलेटेड मैं आपसे दूसरे विषय पे जो बात करना चाह रहा था, वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के क्या पावर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का वो केस दाखिल किया गया और उसमें क्या बात है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट में ये एक दलील लगाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कहा जाता है सीआरपीसी में जब एफआईआर दाखिल होती है तो ये कहा जाता है अनटिल प्रूवन गिल्टी आप निर्दोष हैं। अगर आपका सिद्ध हो जाता है कि आपने कुछ गलत काम किया तो आपको सजा का प्रावधान है। अगर जब तक आपका ये क्लियर नहीं हो जाता कि आपने कुछ गलत काम किया तब तक आप निर्दोष हैं। और यही स्मृति ईरानी का तर्क है जो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी एप्लीकेशन को की। बट सरकार कहती है कि ईडी को हमने एक्स्ट्रा पावर्स अमेंडमेंट करके 2017 में इसलिए दी क्योंकि डिसअप्रोप्रिएशनेट इनकम इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों ने टेंटेड प्रॉपर्टीज को अनटेंटेड कर लिया। अब चूंकि वो टेंटेड एसेट्स हैं, हम उनको अटैच नहीं कर सकते, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है जिसमें पैसे को लॉन्डर किया गया, बाहर से ब्लैक का व्हाइट करके वापस मंगा के उन प्रॉपर्टीज को खरीदा गया, जब तक हम प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे तब तक हम उसको रोक नहीं पाएंगे, लोग भाग जाते हैं। अब विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब लोग तो, और संदेशिया, और एक अभी लेटेस्ट केस आया है विंसम डायमंड्स का मालिक जो है वो सब भाग गए, मेहता। पर अब क्योंकि वो कहते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ज्यादा पावर्स दी जाएं ताकि वो अनटेंटेड प्रॉपर्टीज को भी अटैच कर सके, बगैर नोटिस के वो उनको अरेस्ट कर सके, जस्ट ऑन प्रिजम्पशन या इंफॉर्मेशन कि हाँ भाई इसके पास काला धन है, या काले धन का इस्तेमाल कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया। पहले जो रूल था इन्फोर्समेंट का या ईसीआईआर का कि आप इन्फोर्समेंट की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल कीजिए, अगर आपके पास कोई इलीगल टेंटेड प्रॉपर्टी का प्रूफ है कि जिस पैसे से जो काला धन है उससे कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है या उसका इस्तेमाल कुछ ज्वेलरी खरीदने में या प्रॉपर्टी खरीदने में या गोल्ड खरीदने में या कैश रखने में किया गया है, तो उस मामले में आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी कई चीजें हैं, जैसे सेक्शन 3 है 2002 एक्ट का, वो कहता है कि इलीगल गेन्स ऑफ प्रॉपर्टी एज रिजल्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी जो होगी शेड्यूल क्राइम के अंदर मानी जाएगी। अथॉरिटीज किसी भी आदमी को प्रोसिक्यूट सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती कि वो नोशनल अजम्पशन है कि इसके पास काला धन है। और ये भी कहा गया था कि जब तक किसी ज्यूरिडिक्शन पुलिस में, मतलब किसी भी
कोई भी FIR उनके खिलाफ हो, या कोई पेंडिंग इंक्वायरी हो, या कोई ट्रायल चल रहा हो किसी कोर्ट में, जब तक कोई ऐसी चीजें ना हो, क्रिमिनल कंप्लेंट ना हो, कोई FIR दर्ज ना हो, तब तक ईडी जो है अपनी ECIR फाइल करके, मतलब अपनी रिपोर्ट फाइल करके इस तरीके से अरेस्ट ना करे। पर अब वो प्रावधान सेक्शन 3 का उन्होंने उसको अमेंड कर दिया कि प्रिजम्पशन पे, नोशनल प्रिजम्पशन पे भी आप अरेस्ट कर सकते हो। तो इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3 ऑफ 2002 एक्ट जो है वो डिपेंडेंट है इन चीजों पर। इसका ध्यान जो है वो ईडी को रखना चाहिए कि अगर आदमी को मान लीजिए उस केस में डिस्चार्ज कर दिया गया, या वो एक्विट हो गया, या उसमें वो बरी हो चुका है, जो एक ऑफेंस था कोई क्रिमिनल केस का उसका चल रहा था किसी भी कोर्ट में, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस पर ना बनाया जाए। हालांकि उसमें भी अमेंडमेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस सेपरेटली भी चल सकता है। अगर मान लीजिए वो स्टेटेड प्रॉपर्टी का केस वो जीत जाता है, एक्विट हो जाता है लोअर कोर्ट से, पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कोई बनता है और कोई प्रूफ ईडी के पास है, तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी चला सकती है उसमें। तो ये प्रावधान है। पर बेंच ने भी यही कहा कि जो सेक्शन 5 ईडी को जो अंडर सेक्शन 5 जो पावर दी गई है प्रोविजनल अटैचमेंट की, वो किसी भी प्रॉपर्टी की हो सकती है, जरूरी नहीं काले धन से खरीदी हुई प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हो। और उन्होंने जो सेक्शन 24 है जिसमें ओनस एक्यूज के ऊपर है कि आप प्रूव कीजिए कि आप गिल्टी नहीं है। पहले क्या होता था, गिल्टी तब होते थे जब आपको प्रूव कर दिया जाता था, प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंस, सब प्री समनिंग एविडेंस दाखिल होते थे, फिर चार्जशीट फाइल होती थी, चार्जशीट फाइल होने के बाद एविडेंसेस होते थे प्रोसिक्यूशन के। एविडेंस में अगर आप दोषी पाए गए तो आपको सजा होती थी। तो जब तक आप दोषी ना पाए जाए आपको सजा नहीं हो सकती। पर अब एक्यूज के ऊपर सेक्शन 24 में ईडी वाले केसेस में स्पेशली ओनस जो है उनके ऊपर है कि आप प्रूव कीजिए आप गिल्टी नहीं, मतलब आप गिल्टी हैं अनलेस प्रूवन इनोसेंट, मतलब वो विपरीत हो गया है ईडी के मामलों में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सेक्शन 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है वो जोर जबरदस्ती से, कई बार अब ईडी का डर है, डंडा है, आपको वो अरेस्ट करके ले गए, आपको बैठा के रखा है, रात भर जगाए रखा, 2 रातों से आपसे पूछताछ कर रहे हैं, और आपने मतलब प्रेशर में आके एक स्टेटमेंट लिख दी, तो वो स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 50 जो है वो एक बालिया जुर्म मानी जाएगी। FIR केसेस में क्या होता है, जब पुलिस कस्टडी में आप जाते हैं, पुलिस कस्टडी में आप कोई भी बयान देते हैं, वो कोर्ट में जब एडमिसिबल होता है तो कोर्ट में ये आप दलील लगा देते हैं, यू बिकम विटनेस अगेंस्ट योरसेल्फ, आप अपने खुद के खिलाफ विटनेस हो जाते हैं कि ये जो है मुझसे जोर जबरदस्ती करके, लाठी डंडा करके या डरा के मुझसे स्टेटमेंट लिखवाई गई है, और मैं माननीय अदालत में आया हूँ अपना केस, अपना पक्ष रखने। फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि जो स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड कराई थी वो सही थी कि गलत थी, और साक्ष्य रख के, एविडेंस रख के उस पर कोर्ट फैसला देती है। पर इन मामलों में अब सेक्शन 50 में जो भी रिकॉर्डिंग होगी स्टेटमेंट की, वो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग जो होगी वो कंपेलिंग, मतलब वो कंपेलिंग करके क्यों ही नहीं मानी जाएगी। वो कहा जाएगा कि आपने जो, इट कैन नॉट बी डिनाइड, मतलब उसको डिनाई नहीं कर सकते आप जो कोर्ट ज्यूरिडिक्शन के अंदर, तो वो फाइनल स्टेटमेंट मानी जाएगी। मतलब आपने प्रेशर के अंदर कोई स्टेटमेंट दे दी तो उसके कारण भी आपको सजा हो सकती है। यू कैन नॉट बिकम, आप विटनेस नहीं बन सकते अपने केस में खुद। और उन्होंने जजमेंट में जो ट्विन कंडीशन होती है बेल की, सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट में, कि 2 कंडीशंस कम से कम मीट होनी चाहिए बेल के लिए, तो उसको भी अपहेल्ड किया है कि अगर 2017 का जो पार्लियामेंट का अमेंडमेंट था, अगर उसको अमेंड करना है और ट्विन कंडीशन ऑफ बेल की रिक्वायरमेंट को ईज आउट करना है, तो पार्लियामेंट में ही कोई लेजिस्लेटिव लॉ लाके एग्जीक्यूटिव पारित करे तो हम उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है सेक्शन 45 के अंडर वो ट्विन कंडीशन ऑफ बेल को निरस्त कर सके या उसको ईज आउट कर सके। तो ये भी एक बात जो है सामने आई। तो और ये भी कोर्ट ने कहा कि ये कोई ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 नहीं बनता, क्योंकि जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं, ग्लोबल टेररिज्म जब शुरू हुआ, जब आपने देखा 9/11 में अमेरिका पे अटैक हुआ, तो जब तक पैसा नहीं होगा जब तक टेररिस्ट नहीं होंगे। जो उनकी खाद है वो पैसा ही है, पैसा है, वेपन्स हैं, गन्स हैं, वेपन गन्स भी पैसे से ही आती है। तो उनकी फंडिंग अगर रोक दी जाएगी ग्लोबल टेररिज्म की, तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग को टेररिस्ट या टेररिज्म ग्लोबल टेररिज्म के साथ इक्वेट किया, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम भी उतना हीनियस है जितना ग्लोबल टेररिज्म है, सरकार का ये मानना है। और इसलिए उस मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को उसी तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए कि मियर असर्शन जिसको कहते हैं, या मियर डाउट इन दी अथॉरिटीज माइंड, अगर अथॉरिटी में अगर डाउट है थोड़ा सा कि इसको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, तो उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो वो कर सकती है। इसीलिए उस पर अमेंडमेंट्स की गई हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, अगर पार्लियामेंट कुछ अमेंडमेंट कर दे तो वो अलग बात है। तो इस तरीके से
उनके और सेक्शन 17-18 पीएमएलए के जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर आते हैं, जिसमें सर्च और सीजर विदाउट एफआईआर का जो प्रोविजन है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया कि 17-18 जो है सेक्शन को हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। अगर सर्च और सीजर पावर दी गई है एग्जीक्यूटिव द्वारा लेजिस्लेशन के थ्रू, तो वो उसके लिए हमारा दरवाजा ना खटखटाएं, पार्लियामेंट में अगर एक्ट बन के आए या उसमें अमेंडमेंट हो तो उसमें कुछ हो सकता है साथ। सो इसमें सिंपल सा ये है कि अगर एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन, अगर इनकी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार हो जाती है, ECIR उसको कहते हैं, ईडी की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर रजिस्टर हो जाती है, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, पैसा है, लिक्विड इलिक्विड है प्रॉपर्टीज हैं या लिक्विड पैसा है, उनको अटैच किया जा सकता है कोई ऑफेंस की कंफर्मेशन के बगैर, कोई दोष की कंफर्मेशन के बगैर। और उस दोष का निवारण करने के लिए जो एक्यूज पार्टी है उसी को एविडेंस अपने खुद फर्निश करने पड़ेंगे, कोर्ट को मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग मैंने नहीं की है और मैं इसका दोषी करार नहीं हूं। तो ये सब चीजें हैं। सिंपल टर्म्स में तो अब ये बातें करनी बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि आने वाला समय और डिफिकल्ट है। सरकार की ये मंशा है इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के थ्रू वो जो काला धन है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने आगाज किया था 2014 में कि काला धन वापस आ जाएगा, तो अब ये कहना मुश्किल है कि क्या वाकई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जिस तरीके से, अच्छा इसमें जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो भी गैर सरकार के हैं, मतलब मेजर ऑपोजिशन पार्टीज के हैं। वेस्ट बंगाल में उन्होंने जिस तरीके से एक मिनिस्टर साहब के घर से 50 करोड़ रुपए और वहाँ की CM ममता बनर्जी ने उनको पार्थ जी को अपने मंत्रिमंडल से भी निकाल दिया, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये अच्छा भी कहा जा सकता है इसको। और दूसरे कई केसेस में कई लोगों को बिना वजह प्रताड़ित किया जाता है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को बुला के ईडी में 3-3, 4-4 दिन बैठाया गया। एक 75 साल की महिला जो कैंसर पीड़िता हैं, जो कोरोना से अभी पीड़ित होकर अस्पताल से निकली हैं, उनकी हेल्थ इतनी अलाउ नहीं करती कि उनको आप 4-4, 5-5 घंटे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की उसमें बैठाइए। और बात ये भी नहीं है, बात मेजर ये है कि कोई पैसे का लेन देन नेशनल हेराल्ड में हुआ ही नहीं। एक कंपनी ट्रांसफर हुआ क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा थी और उस न्यूज़पेपर में लोगों को सैलरीज नहीं मिल पाती थी, उनके पास साधन नहीं थे न्यूज़पेपर चलाने के। तो प्रधानमंत्री उस टाइम पे चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने डिसाइड किया कि चलिए इसको हम कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं और इसकी लाइबिलिटीज को हम कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे क्लियर कर देंगे। तो पैसे का कोई लेन देन ऐसा हुआ नहीं, ना उसकी नेशनल हेराल्ड की कोई प्रॉपर्टी बेची गई, ना उससे कोई काला धन अर्जित हुआ, ना उससे कोई टेंटेड प्रॉपर्टी बनाई गई। तो ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का तो सीधा सीधा मामला है, जब कोई पैसे की ट्रांजैक्शन हुई नहीं और कोई टेंटेड प्रॉपर्टी का प्रावधान नहीं हुआ और कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को बेचा नहीं गया, तो फिर केस किस बात का बनता है? ये सीधा सीधा जो है वो दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज को आप टारगेट करके, ऑपोजिशन को डेसिमेट करके, किस तरीके से पहले 23 मेंबर पार्लियामेंट, 19 राज्यसभा के, 4 लोकसभा के, और फिर कल फिर से 4 MP जो हैं उन्होंने राज्यसभा के, आम आदमी पार्टी के उसमें 3 MPs थे, एक इंडिपेंडेंट MP था, उन्होंने फिर उनको निष्कासित कर दिया कि मतलब 23 MP राज्यसभा के हो गए, 4 MP, 27 MPs के बगैर आप वहां पे पार्लियामेंट चलाएंगे, आप शेड्यूल करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 जिसके लिए किसान अभी तक लड़ाई लड़ते आए हैं। आप फॉरेस्ट एक्ट लेके आएंगे जिसमें अदानी अंबानी को खुली आज़ादी दे देंगे ट्राइबल लैंड की, और आप अपने राष्ट्रपति को, महामहिम को आप ट्राइबल राष्ट्रपति के नाम से संबोधन करेंगे। भाई जब रामनाथ कोविंद थे तो उनको किसी ने दलित राष्ट्रपति तो नहीं कहा था, राष्ट्रपति थे। उसी तरह द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो भी देश की राष्ट्रपति है, महामहिम है। ना वो ट्राइबल है, ना वो दलित है, ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव को, पार्लियामेंट को किसी भी जात से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कम्युनिटी से ना जोड़ा जाना चाहिए। हमारा अनेकता में एकता है, हमारी डाइवर्सिटी में यूनिटी है। इस देश का हर नागरिक समान अधिकार से उसका काम चलता है। और देश की कॉन्स्टिट्यूशन में B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर ये बहुत अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन हो और उसको बुरे लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन देश को नहीं बचा सकती। और इसी तरीके से बहुत बुरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई हो और उसको बहुत अच्छे लोग चला रहे हो तो उस देश का विकास उद्धार हो सकता है। तो ये तो लोगों पे डिपेंड करता है, ये किस देश को सोवरेन वेलफेयर स्टेट बनाना है, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। भाई एग्जीक्यूटिव का काम है लेजिस्लेटिव लॉज को इम्प्लीमेंट करना,
फाइनेंस बिल, मनी बिल के थ्रू आप ईडी में अमेंडमेंट कर देते हैं और उसी के द्वारा आप प्रताड़ित करते हैं ऑपोजिशन को। ये सब नहीं चलेगा। आप उसको बकायदा उसको पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेके आइए, उस पर डिस्कशन कीजिए, उसका प्रॉपर एक्ट बनाइए, ऑपोजिशन पार्टीज को पैनल में लीजिए, कमेटी बनाइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना के महत्वपूर्ण फैसले लीजिए ताकि सबका उसमें समान अधिकार हो। भाई देश के विकास में सभी लोग काम करना चाहते हैं, जरूरी तो नहीं गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं वही देश के बारे में सोचते हैं और उनकी आप निंदा नहीं कर सकते, उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, नहीं तो आप एंटी नेशनल कहलाए जाएंगे। ये इस तरह का नरेशन पहली बार देखा गया इस देश में। जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं वो सरकार में बैठे लोग खुद को सर्वे सर्वा मान रहे हैं और उनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो आपको एंटी नेशनल कह देते हैं। ये पिछले 70 साल की पॉलिटिक्स में तो नहीं था। 20 साल से पहले 20 साल से मैं देख रहा हूँ पार्लियामेंट में, जब ऑपोजिशन पार्टी में थी बीजेपी, प्लेकार्ड लेके और पार्लियामेंट के बाहर खड़े होके वो बिल्कुल विरोध करती थी सारे बिलों का। उनको बोलने की आज़ादी थी, मीडिया को बोलने की आज़ादी थी, जुडिशरी को अपने डिसीजंस देने की आज़ादी थी। यूपीए में सब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यही ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती थी। बट अब क्या है, अब सीबीआई भी दिल्ली पुलिस एक्ट में जो है वो गृह मंत्री के अंडर आ गई। जैसे दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर है वैसे सीबीआई भी गृह मंत्री के अंडर, स्पेशल एक्ट के अंदर। ईडी जो सरकार चाहती वो करती है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस तो ऐसे होते हैं जिसमें मोहम्मद जुबैर को इमीडिएटली बेल मिल जाती है, पर सदीक कपन, उमर खालिद, खालिद सफई और भीमा कोरे गांव के एक्यूज, जिनमें स्टैन स्वामी की डेथ भी हो गई 83 साल के आदमी के बेचारे के, और बाकी सब लोग जो हैं, कई लोग उसमें से अभी भी जेल में हैं। पुणे में, पुणे वाले जो यलगार परिषद का भी केस हुआ था। तो ये सब बातें देखनी चाहिए कि सबको समान अधिकार, और हर चीज का एक मापदंड क्यों नहीं है, दोहरे मापदंड क्यों। आप यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करते हैं, आप देश में समानता की बात करते हैं, आप देश में सीएए की बात करते हैं, तो पहले आप उसका बेस तो बनाइए, वन नेशन वन रूल तो बनाइए, उसके बाद ही कुछ संभव है। इन्हीं सब ख्यालों के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ, इन्हीं सब तर्कों के साथ मैं आपसे इस हफ्ते विदा लेता हूं। अगले शुक्रवार फिर किसी नए सब्जेक्ट पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।